नमस्कार, मैं निरपेंद्र कुमार आप सबों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ बेगूसराय एक्सप्रेस बिहार चैनल के माध्यम से। आप सभी के बीच एक बार फिर से बिहार की बदहाली पर एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। दिनकर की जन्मभूमि और राजेंद्र का घर बार हूँ मैं, सीता का मायका और राम का ससुराल हूँ मैं, चाणक्य की चतुराई और चंद्रगुप्त का साम्राज्य हूँ मैं, कलिंगा को परास्त और अशोक की तलवार हूँ मैं। हर साल बाढ़ पीड़ित होता और खुद के बूते खड़ा होता हूँ मैं, गंगा के किनारे बसा हुआ एक गांव हूँ मैं, जहाँ महाबोधि मंदिर है वह पावन भूमि हूँ मैं, आर्यभट्ट का दिया हुआ शून्य हूँ मैं। भारत समेत पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला हमारा बिहार आज पूरे देश के सबसे अंधकार के हिस्से में है। बेरोजगारी का ये आलम है जनाब, राजनीति के खाट पर बांधा पड़ा विकास, राजनीति के खाट पर बांधा पड़ा विकास, अब बेरोजगारी खेल रही है स्मार्टफोन पर ताश। सभी कहते रहते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आज मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, अपना टाइम कब आएगा? अपनी काबिलियत को देख समंदर को भी पसीना आएगा, अपनी काबिलियत को देख समंदर को भी पसीना आएगा। सरकार किसी का भी हो पर अपना टाइम कब आएगा? सरकार किसी का भी हो पर अपना टाइम कब आएगा? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और उद्योग पिछले 30 वर्षों में नेता के निजी स्वार्थ ने उसे आईसीयू में पहुंचा दिया। कभी भी उस गरीबनी माँ का दर्द या सत्तासीन समझ ही नहीं सके, या यूं कहें कि समझने की जरूरत ही नहीं समझे। लोग कहते हैं जनसंख्या नीति सही नहीं है, लेकिन उसे शिक्षित करने के लिए सरकार का कोई सार्थक प्रयास भी तो नजर नहीं आता। क्या बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में बिहार के मजदूर शौक से जाते हैं, दर दर की ठोकरें शौक से खाते हैं? जब यहाँ के नेता चुनाव से पहले वोट मांगने आते हैं तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म, उसके बाद नेताजी का वादा भी खत्म, उसके बाद उन्हें घंटा फर्क पड़ता है अपने वादे से। बिहार का नाम सुनते ही लोग क्या सोचते हैं? IAS, IPS, सरकारी बाबू, मेहनती रिक्शा वाला और ना जाने कितने छवि के बारे में सोचते हैं। भारत का सबसे कठिन एग्जाम UPSC क्लियर करने में हम लोग सबसे आगे हैं। यह सुनकर मन को जो खुशी मिलता है वह बिहारी से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि वह IAS, IPS बनकर वापस बिहार क्यों नहीं आते? आखिर जिस मिट्टी में वह पले बड़े वह मिट्टी उन्हें रास क्यों नहीं आता? लेकिन वही बिहारी मेहनत मजदूरी कर रेहड़ी रिक्शा चला अपना जीवन यापन करने के लिए अपना गांव शहर छोड़ के दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर भी होते हैं। आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा ना, अरे भाई बिहारी कहना किसी को गाली कैसे हो सकता है? किसी अन्य राज्य में बिहार से गए हुए लोग को हीन भावना से क्यों देखा जाता है? इन सवालों का जवाब कभी आपने खुद से खोजने का काम किए हो? 99,200 वर्ग किलोमीटर में फैले बिहार राज्य का गरीबी का जो मुख्य कारण मुझे नजर आता है जनसंख्या का बढ़ना और साक्षरता दर का निम्न होना। और सरकारी बाबू तो राजा हैं बिहार में, वो बिना रिश्वत का आपका कोरे काम नहीं करेंगे, बस चंद सरकारी बाबू को छोड़ के। और प्राइवेट नौकरी बिहार में होता ही नहीं है। मन में एक हमेशा सवाल गूंजते रहता है कि आखिर ये लोग पढ़ के बिहार में क्या करेंगे? यहाँ ना तो कोई IIT हब है और ना ही कोई उद्योग है। यहाँ तो बस प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन पिछले कई दशकों से खाली पड़ा हुआ है। भारत जब आजाद हुआ बिहार का पर व्यक्ति आय 204 रुपये और देश का पर व्यक्ति आय 265 रुपये था, लेकिन आज का यह अंतर दोगुनी से भी ज्यादा हो चुका है। राजनेताओं का मारा हुआ बिहार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के बजाय अंग्रेजी भाषा को ही खत्म कर दिया गया वोट बैंक की राजनीति के कारण। आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक हमारे राजनेता गिरे हुए। हमें यह बार बार सोचना पड़ेगा कि हमारे राजनेता हमें अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते। उसका एक ही जवाब है, वह हमें जात धर्म की राजनीति में उलझाकर बस चुनाव जीतना चाहते हैं। बिहार में जब तक अपहरण, लूट, हत्या, जात, मजहब ये सब रहेगा, कैसे कोई उद्योगपति बिहार में आके अपना पूंजी निवेश कर सकता है?
सड़क पहले से कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन उस पर चलने के लिए क्या अपनी गाड़ी है? बिजली व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, लेकिन उस पर चलने के लिए क्या हमारे पास उद्योग है? केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने राजनीतिक हित के लिए ही बिहार का यूज किया है। की बात करें, बिहार में चुनाव विकास के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर ही होते आया है। नेता चोर हो, डकैत हो, अनपढ़ हो, बस अपने जात का होना चाहिए, वोट उसी को देगा। आपको लालू का काल याद होगा ना, जब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। बिहार में तो कभी कभार कमाल के ही योजना आते हैं, धोती साड़ी योजना, जिसमें गरीबों को धोती और साड़ी दी जाएगी, लेकिन उसमें भी कितना घोटाला हुआ आप सभी को मालूम। जिस राज्य में वर्ष 2000 ईस्वी तक 24,000 गांव में बिजली तक नहीं पहुंची, अगर बिजली के लिए पोल और तार पहुंचते थे वह चोरी हो जाती थी। आप समझ सकते हैं किस हद तक बिहार की राजनीति पहुंची। आपको याद होगा ना, पहले अस्पताल में दवा के नाम पर चोरी होती थी, गरीबों को दवा नहीं मिलता था और ना ही इलाज होता था, लेकिन पेपर पर सब कुछ हो जाता था। बिहार में ना जाने कितना घोटाला हुआ है, दफ्तरों का घोटाला, अलकतरा घोटाला। नेता में दूरदर्शी सोच का ना होना उसका जीता जागता उदाहरण गांधी सेतु पुल है। जब हमारे सरकार का ध्यान लूटपाट पर हो तो हम कैसे सरकार से विकास का उम्मीद कर सकते हैं? चारा घोटाला किससे छुपा हुआ है? जब बिहार झारखंड साथ था तो उद्योग कुछ नजर आते थे। झारखंड का बिहार से अलग हो जाने के बाद जो भी उद्योग और खनिज था वो भी उसके पास चला गया। बिहार सरकार कभी उद्योग लगाने के लिए माहौल बनाए अगर, तो बाहर के उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने नहीं आए। क्या हम छोटे छोटे उद्योग लगाकर एक विकास का नया स्वरूप नहीं दे सकते थे? बिहार में जब बड़ा उद्योग नहीं लग पाया तो हमारे राजनेता बिहार के उद्योगपति से मिलकर कुछ ऐसा माहौल बनाते कि राज्य में छोटे छोटे उद्योग से कम विकास का एक स्वरूप शुरू कर सकते थे। हल्दीराम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, पतंजलि और बहुत सारी FMCG कंपनी हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, लेकिन सरकार उनसे उद्योग नहीं लगा सका। तो फिर हमारे पास जो संसाधन है उसका यूज करके हम आगे बढ़ सकते थे, विकास का एक नया स्वरूप दे सकते थे, जैसे जूता, चप्पल, बैग, मोमबत्ती, कलम या छोटे छोटे जो चिप्स के पैकेट आते हैं, उनसे भी तो एक विकास का नया स्वरूप दे सकते थे। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को माहौल बनाना होगा, उद्योगपति को विश्वास दिलाना होगा और रंगदारी से मुक्ति भी दिलाना होगा, तभी यह संभव। बिहार में उद्योग का न लगना का एक मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ के भैया लोग अपना हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं। जैसे उद्योग लगना शुरू हुआ वो अपना हिस्सा मांगने पहुंच जाएंगे। उद्योगपति तब उद्योग कैसे लगाए? वर्तमान मुख्यमंत्री अपने आप को विकास का एक नया चेहरा देते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में रंगदारी मांगने वाला घटना समाप्त हो चुका है? आज भी उस तरह का माहौल नहीं बनाया गया है कि कोई यहाँ उद्योग लगा सकते, और जब तक उद्योग लगा ही नहीं हम कैसे मान सकता हूँ कि बिहार में विकास हुआ है? जिस राज्य का 90% नागरिक कृषि पर निर्भर है, वही क्षेत्र बुरी तरह से पस्त है। 72 साल के आजादी के बाद आज भी खेतों में सिंचाई के प्रावधान नहीं है। किसान डीजल मशीन से सिंचाई करने में मजबूर है। आज तक खेतों में तार तक नहीं पहुंच पाए। बिहार का आधा हिस्सा सूखाग्रस्त हो जाता है और आधा हिस्सा बाढ़ पीड़ित, लेकिन आज तक उसका कोई उचित प्रावधान नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री बाबू जब बाढ़ आता है एक बार बस हेलीकॉप्टर से सैर कर लेते हैं, बस उसके बाद अपना राजनीतिक गतिविधि में लग जाते हैं। उन्हें घंटा मतलब है। जब बिहार के मजदूर पर दूसरे राज्य में हमला होता है तो मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं कि वह वापस बिहार ना लौटे। उनके इस अपील से एक ही बात पता चलता है कि दूसरे राज्यों से लौटने वालों के लिए उनके पास कोई काम नहीं है। सरकार इसीलिए नहीं चाहती है कि किसी भी सूरत में वह वापस लौटे।
पटना रेलवे स्टेशन के पास सिपारपुल, रामकृष्ण नगर, लेबर चौक जैसे दर्जनों ऐसे इलाके हैं जहां पर हमारे मजदूर डेली उपस्थित होते हैं अपने काम के लिए। उनमें से 50% बेरंग दोपहर के टाइम वापस लौट जाते हैं। अगर एक औसत जोड़ लें तो एक मजदूर को लगभग एक महीने में 20 ही दिन काम मिल पाता है। और इस महंगाई के दौर में अगर एक दिन में 400 रुपये के हिसाब से ही जोड़ ले तो महीने के 8,000 रुपये होते हैं। पटना जैसे शहर में रह के रूम लेना मतलब रूम का ही 2,500 से 3,000 किराया हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी गुजारने में कितना ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ता है। कम मजदूरी और काम की अनिश्चितता के कारण यहाँ के मजदूर को बिहार छोड़ किसी अन्य राज्य में जाना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि यह आज से नहीं हो रहा है, पिछले कई दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है। आखिर सरकार का इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता है? आज लॉकडाउन के समय जगह जगह से बिहारी मजदूर का फंसे होने का खबर आता है, लेकिन क्या कोरोना जैसे समस्या खत्म होने के बाद बिहार सरकार राज्य में कुछ करेगा? अपना घर, परिवार, गांव, समाज छोड़ बाहर में रहकर जॉब करना कितना मुश्किल होता है, इस दर्द को वही समझ सकते हैं जो बाहर रहकर नौकरी करते हैं। एक गाना है जो मेरे दिल के काफी करीब है, उसका कुछ लाइन आपके सामने सुनाना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि अगर इस गाने को पूरा आप सुन पाएंगे तो उस फील को आप भी समझ सकते हैं। ये गाना जसवंत सिंह जी ने गाया है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।